नमस्कारम। आज हम द पेनिनसुलर रिवर्स अथवा प्रायद्वीपीय नदी तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। उन नदियों के बेसिन्स के बारे में पढ़ेंगे, नदी द्रोणियों के बारे में पढ़ेंगे जो दक्षिण भारत में स्थित है, भारत के दक्षिणी भाग में स्थित है, जो प्रायद्वीपीय भारत में स्थित है। उस नदियों के बारे में पढ़ेंगे। इनमें से हम मूल रूप से आज की क्लास में 3 नदी बेसिन को पढ़ेंगे, 3 रिवर सिस्टम को। पहला द नर्मदा बेसिन, दूसरा द तापी बेसिन, तीसरा द गोदावरी बेसिन। तापी को ताप्ती भी कहते हैं, तापी अथवा ताप्ती, इन दोनों नामों से जाना जाता है, लेकिन अब वर्तमान में तापी के नाम से ही यह नदी जानी जाती है। हम बारी बारी से तीनों नदियों के बारे में जानेंगे, लेकिन उससे पहले मूल रूप से मोटे तौर पे देख लें एक बार कि प्रायद्वीपीय नदियों का स्वरूप किस तरह का है, उसका विशेषताएं क्या है, उसकी विशेषताओं के बारे में जान लेते हैं। प्रायद्वीपीय नदियाँ हिमालय से निकलने वाली नदियों से काफी पुराना है। कह सकते हैं कि प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ वर्तमान में प्रौढ़ावस्था में है। प्रौढ़ावस्था मीन्स कहने का मतलब कि न तो वो काफी पुराना है और न ही काफी नया है, बीच के भाग का है, बीच के समय का है, लेकिन हिमालय की नदियों से काफी पुराना है, ये आप कहेंगे। क्योंकि ये नदियां काफी पुरानी हो चुकी है, हिमालय से निकलने वाली नदियों से भी पुरानी है, इसलिए इन नदियों का जो बहाव है वो काफी रुग्ण या धीमा हो गया है। काफी धीमा हो गया है क्योंकि इसके आसपास तलहटी में सिल्ट वगैरह सब बैठ सा गया है। प्रायद्वीपीय पेनिनसुलर रिवर्स लेंथ में काफी छोटा है हिमालय के नदियों के तुलना में, लेकिन इस भाग का सबसे बड़ी नदी गोदावरी है। गोदावरी को दक्षिण भारत का गंगा भी कहा जाता है, क्योंकि इसका जो बेसिन है वह बाकी नदियों की बेसिन से काफी ज्यादा है, और सबसे लंबी नदी भी यही है दक्षिण भारत की, इसलिए इसे दक्षिण भारत का गंगा भी कहा जाता है। जब आप प्रायद्वीपीय नदियों के स्वरूप को देखते हैं, उसके विशेषताओं को देखते हैं, तो आप पाएंगे कि सिर्फ 2 नदियों को छोड़ करके, वो नदी है ताप्ती और नर्मदा, जिसे तापी भी कहते हैं, ताप्ती को। ये जो 2 बड़ी नदियां हैं, इन 2 बड़ी नदियों के अलावा जितनी भी नदियां हैं, गोदावरी है, महानदी है, कृष्णा है, कावेरी है, जो बड़ी बड़ी नदियां हैं प्रायद्वीपीय भारत की, वो सब पश्चिम से पूर्व की ओर बहती है। सिर्फ यही दोनों नदी पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। इसके अलावा पश्चिमी घाट और समुद्र तट के बीच में बहुत ही संकरी मैदान है। इस मैदानों में भी छोटी छोटी नदियां बहती है, जो पश्चिमी घाट से निकल करके अरब सागर की ओर चलती है, लेकिन अधिकांश बड़ी नदियां पश्चिमी घाट से निकल करके बंगाल की खाड़ी में अपनी पानी को छोड़ देती है। यहाँ पश्चिम घाट एक वाटर डिवाइड का काम करता है। यह नॉर्थ टू साउथ में फैला हुआ है और नदी को अरब सागर की ओर बहने से रोक करके यह पूरब की ओर ढाल प्रदान करता है। अब हम पहले नर्मदा द्रोणी को पढ़ते हैं। द नर्मदा बेसिन, या नर्मदा द्रोणी। थोड़ा आपको अंधेरा दिख रहा होगा, काफी लाइट नहीं है, लाइट चली गई अभी, तो कृपया आवाज को गौर से सुनने का प्रयास करें और गौर से देखने का प्रयास करेंगे। नर्मदा मध्य प्रदेश से निकलती है। ये जो आप ऊपर का लाइन देख रहे हैं, ब्लैक बोल्ड लाइन, यह नर्मदा नदी का बहाव क्षेत्र है, बेसिन है। इससे होकर के नर्मदा बहती है। यह नर्मदा जो है मध्य प्रदेश के अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है और यह 3 राज्यों से होकर गुजरती है।
खास करके इसका बहुत कम हिस्सा, बहुत कम भाग महाराष्ट्र में है, लेकिन जो बड़ा सा हिस्सा है वह मध्य प्रदेश और गुजरात में है। यह पूरब से बहते हुए पश्चिम की ओर आती है और गुजरात से होते हुए यह अरब सागर में जाकर मिल जाती है। यह अपने रास्ते में पूरे बहाव क्षेत्र में कई स्थानों का निर्माण करती है जो काफी दर्शनीय है, जहाँ पे टूरिज्म काफी डेवलप कर सकता है। ऐसे स्थानों का ये निर्माण करती है। अपने रास्ते में यह जबलपुर के नजदीक संगमरमर के चट्टानों को काट करके गॉर्ज का निर्माण करती है। अब जानते हैं कि गॉर्ज क्या है। मान लें कि यह सतह है और जबलपुर के पास जो संगमरमर की चट्टानें हैं उससे यह नीचे की ओर उतरती है, तो गॉर्ज का निर्माण करते हुए उतरती है। गॉर्ज को हम लोग हिंदी में महाखड्ड के नाम से भी जानते हैं, महाखड्ड। और इसके बाद यह आगे की ओर बहती है। जब यह संगमरमर के चट्टानों को काट कर गॉर्ज बनाती है तब इसकी चाल काफी तीखी होती है। तीखी मतलब कि काफी ढाल होता है, काफी ढाल होता है। मान लें कि इस सतह पे नदी बह रही थी और जब नीचे की ओर आई गॉर्ज को बनाते हुए तो यह इसकी चाल कुछ इस तरह से हो गई थी, काफी ढलान वाली जगह से यह नीचे की ओर उतरी, जिसके कारण इस नदी का बहाव क्षेत्र काफी तेज हो गया। इस क्षेत्र में जहाँ पे बहाव काफी तेज है, यहाँ पे धुआंधार जलप्रपात का नाम है, जिसे वाटरफॉल कहते हैं। धुआंधार जलप्रपात का निर्माण करती है नर्मदा नदी। नर्मदा की जो जितने भी सहायक नदियां हैं, ट्रिब्यूटरीज है, वह बहुत ही छोटी है और इसमें से अधिकतर जो नदियां हैं वह समकोण बनाते हुए नर्मदा में अपने पानी को छोड़ देती है। मान लेते हैं कि यह नर्मदा नदी है कुछ इस तरीके से, तो जो नदियां बह रही है वह समकोण बनाते हुए नर्मदा नदी में अपने पानी को छोड़ देती है। या कह सकते हैं कि नर्मदा नदी में समकोण बनाते हुए मीन्स की 90 डिग्री के एंगल पे, जो राइट एंगल पे जाकर मिल जाती है नर्मदा नदी में और अपने पानी को छोड़ देती है। नर्मदा नदी का बेसिन मुख्य रूप से मध्य प्रदेश और गुजरात के भागों में स्थित है, जिसमें से सबसे बड़ा भाग जो है इस बेसिन का वह मध्य प्रदेश में ही है और मध्य प्रदेश की तुलना में बहुत छोटा सा भाग गुजरात में स्थित है। अगला हमारा है द तापी बेसिन। तापी द्रोणी। नर्मदा नदी की तुलना में ताप्ती नदी या तापी नदी काफी छोटी है। तापी भी मध्य प्रदेश से ही निकलती है। मध्य प्रदेश के बैतूल नामक जिले से निकलती है, वहां की पहाड़ियों से निकलती है, जो जहाँ पे सतपुड़ा की पहाड़ियां स्थित है। यह बैतूल जिले के सतपुड़ा श्रृंखलाओं से निकलती है, सतपुड़ा रेंज से निकलती है और आगे की ओर बढ़ते हुए महाराष्ट्र और गुजरात में प्रवेश करती है। मतलब तापी का बेसिन 3 स्टेट्स में फैला हुआ है, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात में फैला हुआ है। यह नर्मदा से छोटी है, नर्मदा की अपेक्षा, लेकिन नर्मदा के पैरेलल ही चलती है और आगे की ओर बढ़ती है। अरब सागर और पश्चिमी घाट के बीच का जो तटीय मैदान है, यह अंततः गुजरात के सूरत के करीब नजदीक में आकर के अपने पानी को समुद्र में छोड़ देती है। ये जो पश्चिमी घाट और नदी, इस अरब सागर का जो तट है, उस दोनों के बीच काफी संकरित मैदानी भाग है और कम चौड़ी मैदानी भाग है, जिसके कारण इस क्षेत्र में काफी छोटी छोटी नदियां बहती है। कुछ नदियों का नाम मैं यहाँ बता रहा हूँ, जिसमें है साबरमती। आप बहुत ही इस नाम को जानते हुए तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से जानते होंगे, साबरमती। अगला नाम है माही। अगला है भारत पूजा और पेरियार। भारत पूजा और पेरियार, ये कुछ नदियां हैं, छोटी नदियां हैं जो अरब सागर और पश्चिमी घाट के बीच बहती है, जिसमें से साबरमती गुजरात में ही स्थित है। इसका अगला हमारा टॉपिक है गोदावरी। यह
भी हो सकता है संभवतः, एक बार देख लीजिएगा। गोदावरी को दक्षिण भारत की गंगा भी कहा जाता है। इसके पीछे एक कारण यह है कि जितना बड़ा नदी गोदावरी है दक्षिण भारत का, उतना बड़ा नदी कोई नहीं है, और इसका बहाव क्षेत्र भी ज्यादा है और बेसिन भी बड़ा है और नदियों की तुलना में, इसलिए इसे दक्षिण भारत की गंगा भी कहा जाता है। यह महाराष्ट्र के नासिक जिला से निकलता है। यहाँ नासिक है, नासिक जिला के में स्थित पहाड़ियों से निकलता है, जो पश्चिमी घाट की पहाड़ियां हैं नासिक में। इससे निकलते हुए यह पूरब की ओर बहता है। इस तरह यहाँ जो ढलान है वह पूरब की ओर ढलान है और पूरब की ओर बढ़ता है। इसकी लंबाई लगभग 1500 किलोमीटर है, 1500 किलोमीटर। यह आगे बढ़ते हुए महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से होते हुए अंततः अपने पानी को बंगाल की खाड़ी में छोड़ देती है। बंगाल की खाड़ी तक का सफर जहां से निकलता है वो कुल 1500 किलोमीटर का है। इसका द्रोणी महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा है। द्रोणी मीन्स बेसिन, सबसे बड़ा बेसिन महाराष्ट्र में है, लगभग 50% बेसिन। यदि आप इस लाइन को देख रहे हो, ब्लैक लाइन को, तो इससे भी आप गौर करके देखें तो देख सकते हैं स्पष्टतः कि लगभग 50% जो भाग है वह महाराष्ट्र में ही है, बाकी का भाग तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में स्थित है। इसमें इसकी कुछ सहायक नदियां हैं जो छोटी है अपेक्षाकृत। वह नदी का नाम है पूर्णा, वर्धा, प्राणहिता, अगला है मांजरा, वेनगंगा, और पेनगंगा। ये कुछ प्रमुख सहायक नदियां हैं गोदावरी नदी का, जिनमें से मांजरा, वेनगंगा और पेनगंगा ये 3 बड़ी नदियां हैं बाकी सहायक नदियों से। इन तीनों की लंबाई बाकी सहायक नदियों की लंबाई से बड़ी है। अपने बड़े आकार और विस्तार के कारण इससे दक्षिण भारत का गंगा कहा जाता है। और आप गौर करें इस बात पे कि दक्षिण भारत की अधिकांश नदियां बरसाती हैं, मीन्स बरसाती जल पे ही निर्भर करती है। इन सब नदियों को किसी भी तरीके से हिमनद या ग्लेशियर से पानी नहीं मिलता है। तो सूखे के समय में जब बरसात नहीं होता है, गर्मी होती है, मौसम गर्म होता है, बरसात नहीं होती, मौसम सूखा हो, तब इन नदियों का पानी बहुत ही कम हो जाता है और कभी कभी यह अपने मुहाने तक, मीन्स जो समुद्र है, समुद्र तक भी नहीं चल पाता है। जब आप कावेरी को पढ़ेंगे तो कावेरी के केस में आप यही देखेंगे कि कावेरी अपने पानी को पूर्णतः अरब सागर तक छोड़ नहीं पाता है, उससे पहले ही वह भूमि में ही विलीन हो जाता है। जैसे बरसात आता है तो पानी का लेवल बढ़ जाता है। मुझे विश्वास है कि आपको इससे फायदा मिला होगा। हम नेक्स्ट क्लास में बाकी 3 नदियों को पढ़ेंगे, जिसमें महानदी, कृष्णा और कावेरी होगा। मुझे विश्वास है कि 2 क्लास में ये चैप्टर खत्म हो जाएगा।